नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। कहा कि भारतीय रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। 2030 तक देश का रेलवे नेटवर्क हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन मुक्त। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शनिवार को कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में की समीक्षा बैठक। कानपुर को एग्री टूरिज्म के रूप में विकसित किए जाने पर दिया जोर। कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को एक मॉडल के रूप में किया जाए विकसित। सभी अतिथियों ने प्रसार निदेशालय द्वारा लिखित कृषक भारतीय मिलेट विशेषांक का किया विमोचन। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा की जताई चेतावनी। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना। 10 अगस्त के लिए बिहार में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इसे संबोधित किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होने वाले इस विकास कार्यों पर 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये 508 स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के पीएम के विजन से प्रेरित है। इस योजना से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 2030 तक देश का रेलवे नेटवर्क कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएगा। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम भी भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम हुआ है। दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना करिए स्केल। साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में शनिवार को समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कानपुर को एग्री टूरिज्म के रूप में विकसित किए जाने पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने निदेशक से कहा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों को एक मॉडल के रूप में विकसित कराएं। विश्वविद्यालय में स्थित बायोटेक्नोलॉजी लैब के लिए योजना बनाकर भेजने के लिए भी कहा गया है। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने प्रसार निदेशालय द्वारा लिखित कृषक भारती मिलेट्स विशेषांक का विमोचन भी किया। शाही ने कहा कि पोषक वाटिका कुपोषण निवारण हेतु सबसे सशक्त उपाय है। केंद्र पर लगी धान की कैफेटेरिया देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही प्रक्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा बुआई कर रिवॉल्विंग फंड बढ़ाने के निर्देश दिए। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को शोध व नवाचार के लिए अक्सर पुरस्कार मिलते रहते हैं, लेकिन हाल ही में ICAR के स्थापना दिवस पर IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह को मिले 4 पुरस्कार बेहद खास महत्व रखते हैं। चावल की किस्म पूसा बासमती 185, पूसा समाचार, आम की किस्म पूसा दीप शिखा और सरसों की पूसा मस्टर्ड 0033 के लिए मिला है। इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95वें स्थापना दिवस पर IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह को सम्मानित किया गया। पूसा संस्थान द्वारा कई तरह के शोध और नवाचार किए गए, इसी की बदौलत ये संस्थान को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। क्या है इस पुरस्कार का महत्व, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूदा ICAR के संस्थान IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह। सर, सबसे पहले आपको बधाई। पूसा संस्थान द्वारा चावल की जो वैरायटी रिलीज की गई है, ये क्या थी और किस विषय पर आपको ये पुरस्कार मिला? देखिए, हम लोगों की एक किस्म है पूसा बासमती 1985, जो विशेष रूप से धान की सीधी बिजाई के लिए बनाई गई है। एक हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस की किस्म है, जिसमें हम जब खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार तो सारे मर जाएंगे, लेकिन धान को कुछ नहीं होगा। इस किस्म से धान की सीधी बिजाई को बहुत बढ़ोतरी मिलेगी और जैसा कि हम जानते हैं, धान की सीधी बिजाई से करीब 35% पानी की बचत होती है और इसके साथ साथ 35% जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आती है और 4000 रुपये प्रति एकड़ जो श्रम की बचत होती है, धान की रुपाई का खर्चा कम होता है। तो हर तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद होगी। पूसा समाचार ये एक नया नवाचार है और इससे बहुत सारे लाखों किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। ये इनिशिएट क्या था और इसका आज कितना परिणाम सार्थक हो रहा है? 15 अगस्त 2020 को हम लोगों ने शुरुआत की थी। किस प्रकार से पूसा संस्थान की जितनी टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के हम किसानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें, इसके लिए हम लोगों ने YouTube चैनल के माध्यम से पूसा समाचार कार्यक्रम शुरू किया था और यह प्रति शनिवार शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक ही समाचार बनाते हैं, समाचार और तकनीकी के बारे में किसानों को सीधी जानकारी देती हैं। इसके साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप सलाह नंबर है और उस व्हाट्सएप सलाह नंबर के ऊपर जो है किसानों अपने जो उनके प्रश्न होते हैं, उसके साथ साथ जो उनके खेती में बीमारियां आती हैं, कीड़े लगते हैं, उनकी फ़ोटो लेकर के भेजते हैं और हम पूसा समाचार के माध्यम से उसका समाधान किसानों तक सीधे पहुंचाते हैं। आम की जो किस्म है उसके लिए भी पुरस्कार मिला। ये आम की वैरायटी की क्या खास बात है और इसका कितना महत्वपूर्ण है किसानों के संदर्भ में? एक नई किस्म हमारी पूसा दीप शिखा है, जो कि सेंसेशन एक किस्म है, उसका प्रयोग करके बनाई गई है और इसमें मुख्य रूप से इसके छिलके का रंग सुनहला होता है, लाल रंग का होता है, भंडारण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, मिठास कम होती है और इस किस्म का विकास मुख्य रूप से जो हमारा निर्यात का बाजार है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। सरसों को लेकर भी एक पुरस्कार आपके झोली में आया है, तो ये अनुसंधान क्या था और इसका क्या मायने भविष्य में देखेंगे? पूसा संस्थान के द्वारा एक सरसों की किस्म पूसा मस्टर्ड 00 मस्टर्ड 33 विकसित की गई है, जिसमें एरोसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा नगण्य होती है और इसका तेल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, जिनका मानना कि ICAR के 95वें स्थापना दिवस पर IARI की झोली में 4 अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले गए हैं, जिनकी वजह से न केवल वैज्ञानिकों में उत्साह का माहौल है, बल्कि भविष्य में शोध, अनुसंधान और प्रसार के लिए जिम्मेदारी का एहसास भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश के सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं और इसी कड़ी में आज ये सहकारी क्षेत्र में व्यापार में सुगमता लाने के लिए और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए
अब इन समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पारदर्शिता आएगी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में रविवार को अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार से 3-4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भारी बारिश के आसार हैं। 7 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, झारखंड में तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने बिहार में रविवार से 9 अगस्त तक दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 10 अगस्त को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। और इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर कोंकण और गोवा में अगले 5 दिन बारिश जारी रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मृत्यु पर केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे वन अधिकारी और युवा पशु चिकित्सक पूरी तरह से लगे हुए हैं। चीतों को स्थानांतरण का ये पहला वर्ष है और यहाँ की मौसम की स्थिति और चीतों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की पहचान के लिए काम किया जा रहा है। हम नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। ये एक लंबी परियोजना थी जिसमें हर साल चीतों को लाया जाएगा। हमारे जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, यंग वेटेरियन हैं, वो लोग बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं। ये पहला साल है जब चीतों का ट्रांसलोकेशन हुआ है। यहाँ की वेदर कंडीशन से होने वाले अन्य प्रभाव, उन सब चीजों पे कार्य लगातार चल रहा है और हर चीज की हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारे जो नामीबिया के और साउथ अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ भी हमारी राय शेयर होती है। और दिल्ली में दम तोड़ती यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा विभाग दिल्ली में 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर काम कर रहा है। और इसके बनने से उम्मीद जताई जा रही है कि सीवेज का गंदा पानी सीधे यमुना में नहीं जाएगा और इसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा और उसके बाद तय मानकों के अनुसार शोधित करके यमुना में प्रवाहित किया जाएगा। 2017 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की लेट लतीफी की वजह से अब जाकर परियोजना अपने मुकाम पर पहुंची है। दिल्ली में आज की डेट में तकरीबन 11 प्रोजेक्ट जो हैं वो एसटीपी के चलाए जा रहे हैं ताकि यमुना में गंदा पानी ना गिर सके। ये एनएमसीजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में ये करार है, उसको लेकर के आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक जी से बात करने के लिए। सर, आज की स्थिति क्या है अगर यमुना की हम बात करें दिल्ली को लेकर के, एसटीपी प्रोजेक्ट्स को लेकर के क्या अभी सिचुएशन? दिल्ली में 11 प्रोजेक्ट्स जिसका टोटल लागत 2000 करोड़ का अभी सैंक्शन करके रखा है। उसमें से मेजर एसटीपी है कि वहाँ पे कोरोनेशन पिलर में 318 एमएलडी का 1 मिलियन लीटर्स डेली का एसटीपी है। फिर कुंडली, रिठाला और ओखला में 564 एमएलडी का एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी भी तैयार हो रहा है। 1 या 2 महीने में वो भी फंक्शन हो जाएंगे। ये तकरीबन 1200 मिलियन लीटर डेली ट्रीटमेंट कैपेसिटी वाले एसटीपीस हम 1 या 2 महीने में जब कंप्लीट हो जाएंगे, नसक का ट्रेन में जितना भी पानी आते हैं उसी को हम डाइवर्ट करके नया जो एसटीपीस बन रहे हैं उसी में जाएंगे। साथ ही साथ शादरा एरिया में से नोएडा से जो आते हिंडन नदी में जितने भी गंदा पानी आते हैं उसी के लिए भी हमने अबाउट तकरीबन 500 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है एसटीपीस। ये सब एसटीपीस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो गंगा नदी में, यमुना नदी में जितने भी गंदा पानी आजकल आ रहे हैं उसी को गंदा पानी आने से रोक सकते हैं और अच्छा पानी आ जाएंगे। सर, ये 17 का प्रोजेक्ट था बता रहे हैं, तो फिर ये 2-3 साल का जो गैप आया इसमें आपको क्या लगता है, क्या क्या समस्या रही होंगी, क्या फील्ड में दिक्कत आई है? तो बीच में मेरे ख्याल में 2021 में कोविड का भी इशू था,
फिर इनिशियली लैंड का भी थोड़ा इशू था, STPs का लैंड का इशू था, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिक्कतें थी, बट ना वो सब कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सब कंप्लीट सॉल्व कर दिया और 99% दिस प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स। अभी आगे बढ़ जाएंगे। हमने एक तकरीबन 50 डिसेंट्रलाइज STPs बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था, वो भी अभी काम चल रहा है, बट कुछ एरिया में उनको लैंड नहीं मिला, मतलब डिसेंट्रलाइज STPs बनाने के लिए। आपको लगता है यमुना में बहुत फ़र्क पड़ेगा दिल्ली में जो पानी की स्थिति है अभी? बहुत फ़र्क पड़ेगा ही। एक्चुअली क्या है कि एक तो ओखला बारेज और वजीरा बारेज के बीच में जो 22 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, उस एरिया में अभी आजकल की ये गंदा पानी आता था, नया पानी आता नहीं था, इसलिए वो यमुना जी फ्लो नहीं करता था। वी आर ट्राइंग टू सी दैट यमुना जी फ्लोज, उसमें अच्छा पानी आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो पानी भी एक्टिव रहेंगे, लाइव रहेंगे, तो पानी साफ रहेंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ थे नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक, जिन्होंने कहा कि दिसंबर तक ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट हैं STP के वो पूरे हो जाएंगे और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि यमुना का पानी जो है वो आपको साफ देखने को मिलेगा। कैमरामैन जगपाल के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मक्का की खेती 76,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की खेती 75,44,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो 5 अगस्त को जसदन और कन्नौज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। जम्बूसर और विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई फेरबदल नहीं मिला। एगमार्ट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 4 अगस्त को पीली मक्का का भाव था 2,100 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,100 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 2,100 रुपए पर हुए। जसदन मंडी में 4 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 5 अगस्त को इसके सौदों में 105 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,105 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 4 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,450 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव 70 रुपए लुढ़क कर 2,380 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 4 अगस्त को मक्का का भाव था 1,800 रुपए। 5 अगस्त को इसके भाव 25 रुपए चढ़कर 1,825 रुपए हो गए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है।
मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987 करोड़ 13 लाख रुपए है। और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत की बात करें तो 1,116.17 अमेरिकी मिलियन डॉलर है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य गुजरात के किसान 15 अगस्त के पहले तक केले की रोपाई कर लें। नए रोपण के लिए ग्रैंडने, रोबस्टा, बस्टाई जैसी किस्मों के टिश्यू कल्चर पौधों का चयन करें। इसके साथ ही बाकी बची खरीफ फसलों की बुआई पूरी करें। उत्तरी गुजरात की बात करें तो यहाँ इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के अलावा मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की रोपाई करें। इस मौसम में मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों के साथ अरंडी की अंतर फसल खेती अधिक फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में किसान इनकी बुआई कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में धान की रोपाई के समय एजोटोबैक्टर का उपयोग करें, क्योंकि इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। यहीं इस समय खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। दक्षिणी गुजरात में ही तैयार फसलों की कटाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में किसान कपास और अरहर की बुआई जारी रखें। जहां पर्याप्त बारिश हो चुकी है या सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, वहां मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई का काम शुरू करें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में धान के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यही सूखी बुआई यानी खुर्रा बोनी विधि से बोई गई धान जो 18 से 20 दिन की हो गई हो, उनमें खरपतवार नियंत्रण करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में ही धान की रोपाई जारी रखें। यहीं सोयाबीन, मूंगफली, मक्के और दलहनी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा खरपतवारों को साफ करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। चंद्रयान-3 से आए संदेश में बताया गया है कि उसने अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। चंद्रयान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक आधार शिविर से रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था बालटाल और पहलगाम के रास्ते रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा इस महीने की 31 अगस्त को समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। हरियाणा के नूह में एक होटल सह रेस्टोरेंट को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि यहां अवैध रूप से बनाया गया था और हाल ही में हुई हिंसा के दौरान गुंडों ने यहां से पथराव किया था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का सर्वे चल रहा है। न्यायालय के आदेश पर ASI की टीम पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कर रही है। टीम को सर्वे करने के साथ ही 20 दिनों में सर्वे रिपोर्ट न्यायालय में सौंपनी है।
मणिपुर में पुलिस कंट्रोल रूम ने शनिवार को बताया है कि राज्य में सिर्फ घाटी के पुलिस स्टेशन ही नहीं बल्कि पहाड़ी जिलों से भी हथियार लूटे गए थे। अब तक पहाड़ी जिलों से 138 हथियार और 121 गोला बारूद बरामद हुए हैं, जबकि घाटी के जिलों से 1057 हथियार और 14,201 गोला बारूद बरामद हुआ है। हरियाणा के नूह में अभी भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी जाएगी ताकि लोग जरूरत का सामान खरीद सके। वहीं प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। नूह में शांति बनी हुई है। भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में छठी गिरफ्तारी की है। एनआईए ने आकिफ अतीक की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आधुनिक विस्फोटक के परीक्षण में शामिल होने और 2 अन्य आतंकवादियों के छिपने का प्रबंध करने और आरोप में गिरफ्तार किया है। झारखंड के गिरिडीह में यात्री बस के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रांची से गिरिडीह जा रही बस बराकर नदी में पलटी। घटना में 10 से अधिक घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त बस में 25 से 30 लोग सवार थे और सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। दुनिया की